नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप रेलवे, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। इस चैनल पर आपको सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पिछले वर्षों के प्रश्न, परीक्षा आधारित ट्रिक्स और आसान भाषा में विस्तृत व्याख्या मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और भी विस्तृत होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के महत्वपूर्ण जनरल साइंस एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? सही आंसर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है। इसकी व्याख्या देखें तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, इसका एसआई मात्रक जूल है। दोस्तों इसके बारे में मैं बता दूं, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? सही आंसर है दूरी की। दोस्तों प्रकाश वर्ष कोई समय नहीं बल्कि दूरी की मात्रक है। यह वह दूरी है दोस्तों जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, लगभग 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो याद रखें दोस्तों, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। यह दूरी खगोलीय इकाई है दोस्तों, और आप समझ सकते हैं कि प्रकाश जब 1 वर्ष में इतनी दूरी तय करेगी तो जाहिर सी बात है कि इसको बहुत लंबे लंबे दूरी जैसे खगोलीय दूरियां ही मापी जा सकती है, कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है, फैराड किसका मात्रक है? सही आंसर है विद्युत धारिता का। दोस्तों फैराड विद्युत धारिता का मात्रक है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी संधारित्र पर 1 वोल्ट विभव लगाने पर 1 कूलम्ब आवेश संचित हो तो उसकी धारिता 1 फैराड होती है। तो आप समझते हैं दोस्तों कि कोई भी संधारित्र यानी कैपेसिटर, उसके कैपेसिटी को हम लोग फैराड से ही मापते हैं। अगला प्रश्न है, समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों आप ध्यान से इसके सभी ऑप्शन को देखें, 4 ऑप्शन में कौन ऐसा है जो समय का मात्रक नहीं है? तो सही आंसर है दोस्तों प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष, इसमें वर्ष लगा हुआ है तो लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये कोई साल है, कोई ईयर है, इसीलिए इसे समय का माप होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की नहीं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने प्रीवियस एमसीक्यू में इसको देखा था। तो प्रकाश वर्ष नाम में वर्ष होने के बावजूद समय का नहीं, दूरी का मात्रक है, इसीलिए इसे समय की इकाई समझना एक सामान्य भूल है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका इकाई है? दोस्तों पारसेक भी दूरी का ही मात्रक होता है। पारसेक खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और इसका उपयोग तारों तथा आकाशगंगाओं की दूरी मापने में किया जाता है। तो अभी अभी हमने देखा था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है दोस्तों पारसेक। इसे अच्छे से याद रखेंगे और खास करके 3.26 प्रकाश वर्ष के लिए 1 पारसेक यूज किया जाता है, तो ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से देखें, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों यह प्रश्न अक्सर भ्रम पैदा करता है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किसी भौतिक राशि का ऐसा इकाई नहीं, जबकि डेसिबल, अश्वशक्ति और समुद्री मील अपने अपने उपयोग के अनुसार सही युग्म है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। यह किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल दृश्य प्रकाश की मात्रा को दर्शाता है। दोस्तों ये वही मात्रक है
जिसमें हम किसी बल्ब के चमक को मापते हैं। देखते होंगे आप लोग, लिखा होता है किसी किसी बल्ब के ऊपर इतना ल्यूमिनस का इसकी कैपेसिटी है, तो यही वो ल्यूमेन है। फिर से इसे देख लें, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। यह किसी प्रकाश स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल दृश्य प्रकाश की मात्रा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पास्कल किसका इकाई है? सही आंसर है दाब का। दोस्तों, पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात जब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो दाब 1 पास्कल कहलाता है। तो सही आंसर है दाब। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंडेला मात्रक है। दोस्तों, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। यह किसी विशिष्ट दिशा में प्रकाश स्रोत की चमक या प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लें क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यह किसी पदार्थ की कठोरता और प्रत्यास्थता को व्यक्त करता है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, मात्रक बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपको बता दें कि प्रश्न समझने के बाद अगर आपको यह प्रश्न पहले से आता था तो कमेंट में यस जरूर लिखें। ऐसे ही प्रश्न रेलवे, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हर प्रश्न को ध्यान से समझिए। केवल उत्तर याद मत कीजिए, इसका कारण भी समझिए। इससे परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान विमीय सूत्र नहीं है। दोस्तों, ध्यान से देखें, कार्य और ऊर्जा के विमीय सूत्र समान होते हैं तथा आवेग और संवेग के भी विमीय सूत्र समान होते हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्नों में विमीय सूत्रों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। सही आंसर है दोस्तों भार एवं बल। मैं आपको बता दूं कि भार एवं बल इसका समान विमीय सूत्र नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न में ऐसे तो लिखा हुआ है सही आंसर डी, लेकिन मेरे समझ से मैं इसको बता दूं, सही आंसर ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होगा। भार और बल का विमीय सूत्र समान होगा। क्यों? क्योंकि भार भी एक प्रकार का बल है दोस्तों, और बल तो बल ही है। भार वो बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो इस प्रकार सही आंसर इसका डी नहीं होगा दोस्तों, ये पीपीटी में गलत है। इसका सही आंसर ए होगा, बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न को पढ़िए और अच्छे से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, कंफ्यूज भी होते हैं लोग। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक दोस्तों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड तथा इसको हम अश्व शक्ति भी कहते हैं। इसको हॉर्स पावर से भी हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। फिर से देखते हैं, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, वाट भी होता है और अश्व शक्ति भी होता है। तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? तो मैं आपको बता दूं
अदिश राशि वे राशियां होती है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। दोस्तों, वेग की अपनी एक दिशा होती है। क्यों? क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन एक सदिश राशि है, और सदिश राशि विस्थापन से बना हुआ है वेग, तो विस्थापन की दिशा वेग की दिशा बन जाती है। तो वेग मेरा सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि। द्रव्यमान के पास कोई दिशा नहीं होती है। तीसरा सी, त्वरण। त्वरण का भी अपना एक दिशा होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। और विस्थापन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि विस्थापन की अपनी एक दिशा होती है। तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, संवेग बटा समय। संवेग और समय के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? सही आंसर है द्रव्यमान। दोस्तों, संवेग का सूत्र होता है mv, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें संवेग और वेग के अनुपात को निकालें तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शून्य में गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? ध्यान से इसे देखें। ध्यान से प्रश्न के सभी ऑप्शन को आप एक बार जरूर पढ़ें। शून्य में गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान गति होता है, या समान वेग होता है, या समान त्वरण होता है, या समान बल होता है? दोस्तों, शून्य में गिरने वाली वस्तु, इसका तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सीधे नीचे की ओर गिर रही है। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई पत्थर ऊपर से पकड़ कर छोड़ देते हैं तो वह मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है। तो इस प्रकार की गति के लिए यह प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य में गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है। दोस्तों, जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, उसका वेग, उसका गति बढ़ते जाती है। तो इस प्रकार वेग और गति समान नहीं होते हैं। इसका त्वरण समान होता है दोस्तों। कैसे? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और ये त्वरण हमेशा एक समान रहता है। तो इस प्रकार से हमें शून्य में गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2 kg पर 5 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण कितना होगा? ध्यान से देखें इस प्रश्न को। छोटा मोटा न्यूमेरिकल प्रश्न है, लेकिन यह रेलवे के एनटीपीसी के टेक्निकल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो 2 kg द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण कितना होगा? इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इस प्रकार से त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले के आधार पर बल बटा द्रव्यमान करेंगे हम, तो मेरा सही आंसर 2.5 आएगा। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दिए दोस्तों, ऑप्शन बी में 2.5 मीटर पर सेकंड है, जो कि गलत है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण की बात हो रही है, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? दोस्तों, न्यूटन के 3 नियम, न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। मैं इसके बारे में और आपको अपने तरफ से बता दूं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें प्रथम नियम में बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दूसरे नियम से बल की गणना करने के लिए बल का सूत्र प्राप्त होता है, और तीसरे नियम से बल के कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसके गुणों की व्याख्या होती है, अर्थात बल किस प्रकार से होता है। तो प्रथम नियम में हमें पता चलता है कि बल की परिभाषा क्या है, और बल की परिभाषा को व्यक्त करने के लिए न्यूटन ने जो प्रथम नियम दिया है, उस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हालांकि दोस्तों, जड़त्व का नियम वास्तव में गैलीलियो ने दी थी,
और गैलीलियो ने ही प्रथम इसे समझाया था, लेकिन बाद में न्यूटन ने इस जड़त्व के नियम में अपने तरफ से कुछ और इसमें अमेंडमेंट किया और इसे अच्छा से व्याख्या किया, जिसके वजह से न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहला जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रॉकेट में ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, आवेग, ये बिल्कुल नहीं होता है। अगर परीक्षा में आपको प्रश्न दिया जाए तो ऑप्शन में दो तरीके से ऑप्शन दिए मिलेंगे, या तो संवेग संरक्षण मिलेगा तो आपको संवेग संरक्षण को सही बना देना है, और नहीं तो न्यूटन के तृतीय नियम लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात न्यूटन का तीसरा नियम। अगर न्यूटन का तीसरा नियम भी लिखा हुआ है तो आप उसे सही मानेंगे। अगर संवेग संरक्षण लिखा हुआ है तो आप संवेग संरक्षण को ही सही मानेंगे। इस प्रकार से रॉकेट का कार्य संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। दोस्तों अचानक रुकने पर यात्री आगे झुकता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों यह प्रश्न जड़त्व से संबंधित है। होता क्या है जो ध्यान से समझें। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बने रहने की कोशिश करता है। इस प्रकार से हमारे शरीर का नीचे का भाग तो रुक जाता है, लेकिन शरीर के ऊपर का भाग अभी भी गति में रहता है, जिसके कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की ओर झुक जाता है। यह प्रश्न दोस्तों जड़त्व से संबंधित है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे गिरता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ध्यान से पढ़ें। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सापेक्षता। इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है दोस्तों, इसमें प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम ये बताया गया है न्यूटन के गति के नियम को। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे गिरते हैं, यह जड़त्व से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार न्यूटन के प्रथम नियम में जड़त्व का नियम बताया गया है, इसलिए यह प्रश्न प्रथम नियम से संबंधित हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपको सभी एमसीक्यू की पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर, प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको हर वीडियो की पीडीएफ, अतिरिक्त प्रश्न, परीक्षा से जुड़े अपडेट और नियमित सामान्य सामग्री और अध्ययन करने के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या है? देखिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिसमें प्रथम नियम बल की परिभाषा बताता है और दूसरा नियम बल के लिए सूत्र की प्राप्ति होती है। तो बल के लिए हो जाएगा हमारा द्रव्यमान गुने त्वरण। सही आंसर ऑप्शन बी। वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर m a। ये सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन स्टूडेंट नहीं जानता होगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का वजन। ध्यान से देखिए दोस्तों, शरीर का वजन अर्थात भार, शरीर का भार कहाँ अधिक होता है? पहला ऑप्शन कहता है समान, यानी कि शरीर का वजन धरती के सभी जगहों पर एक समान नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। पृथ्वी के विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अर्थात वस्तु का भार में वृद्धि होते चली जाती है। फिर से सुने, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर या उत्तरी ध्रुव की ओर
हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे वस्तु का भार अर्थात वजन बढ़ते चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे शरीर का वजन कम कहाँ होगा, तो विषुवत रेखा पर होगा दोस्तों। एक लाइन में इसे फिर से बता दूं, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, इसीलिए वहां भार भी अधिकतम होगा, जबकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण भार थोड़ा कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप पहले से जानते होंगे। ध्यान से देखिए, चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 भाग होता है। अर्थात पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 6 किलो है तो चंद्रमा पर जाने के बाद वही वस्तु 1 हो जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी पर भार अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार 100 न्यूटन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भार 29.4 न्यूटन है तो द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों द्रव्यमान निकालने के लिए हमें भार बटा त्वरण करना होगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो हमें भार में गुरुत्वीय त्वरण अर्थात 9.8 से भागा देना होगा। तो आप ध्यान से इसकी व्याख्या देखिए, m बराबर W/g। W हो गया वेट, वेट अर्थात भार, बटा में हो गया g अर्थात आपको 9.8 जो कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से 29.4 में हम 9.8 से अगर डिवाइड कर दें तो 3 kg ये मेरा द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। इस प्रश्न को अच्छा से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर ऊंची छलांग क्यों। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। आप खुद जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर भार से चंद्रमा का भार 1/6 होता है। अर्थात जब हमारे शरीर का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर मात्र 10 kg होगा। इस प्रकार से हम अगर चंद्रमा पर छलांग लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा छलांग लगा पाएंगे। तो इस तरह से कॉमन सेंस की बात है ये। चलिए इसके आंसर देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होने से भार कम हो जाता है। इसकी व्याख्या समझते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री का भार कम हो जाता है, जबकि द्रव्यमान समान रहता है। इस कारण वह अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि आप उस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखें, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाइए, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, मंगल पर, कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होता है तो सिर्फ भार में। क्यों? क्योंकि भार में परिवर्तन का मुख्य कारण सभी ग्रहों का अपना अपना गुरुत्वीय त्वरण का होना है। तो गुरुत्वीय त्वरण बदलता है तो भार में परिवर्तन होता है, ना कि द्रव्यमान में। तो ये थे हमारे आज के 25 ऐसे महत्वपूर्ण MCQ जो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ने चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।